चलो स्टार्ट करते हैं सीआरबीआई चैप्टर 15 का लास्ट फेज है अपना, दैट इज रिलेटेड टू केस लॉस। थियरी तो अपन ने कवर अप कर ही लिया, केसेस देख लेते हैं। पेज नंबर 22 था जहां से केसेस डिस्कस करने बाकी थे, वहां से देख लेते हैं। तो पेज नंबर 22 पे आपको जो पहला केस मिलेगा दैट इज इनोवेटिव इंडस्ट्रीज वर्सेस आईसीआईसीआई बैंक एंड अदर्स। 2018 का मैटर है। अच्छा केस है, काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या मैटर चल रहा है यहाँ पे। तो लैंग्वेज के साथ देख लेते हैं, तो कुछ पॉइंट्स आपको अंडरलाइन भी करवाता जाऊंगा। बोल रहे हैं ये जो सेक्शन 7 अपन पढ़ रहे थे ना, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की तरफ से सीआईआरपी एप्लीकेशन, ये उसका फर्स्ट केस था। मतलब गवर्नमेंट के पास भी जो केस आया ना, पहला केस था ये, जहाँ पे ये दो पार्टीज के बीच में सेक्शन 7 में एक एप्लीकेशन फाइल हुआ। और एप्लीकेशन फाइल किया किसने? आईसीआईसीआई बैंक ने फाइल किया, जो यहाँ पे फाइनेंशियल क्रेडिटर है ये बताया हुआ है। और सामने जो कॉर्पोरेट डेटर है उसका नाम है इनोवेटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये डिटेल दे दी। द एप्लीकेशन वाज एडमिटेड बाय द मुंबई बेंच of the adjudicating authority. Directors of the corporate debtor appealed against the admission order. The NCLAT upheld the order passed by the adjudicating authority. The directors then appealed to the Supreme Court. तो ये मैटर जो है वो चलता रहा। इन्होंने डायरेक्टर्स ने कंपनी के चैलेंज ये किया कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने केस एडमिट ही क्यों किया। उनका आर्ग्यूमेंट था कि उनके हिसाब से केस एडमिट होना नहीं चाहिए। ठीक है, अब चैलेंज करते करते एनसीएलएटी से ऊपर ये लोग एनसीएलटी के बाद एनसीएलएटी में गए। एनसीएलएटी ने भी ट्रिब्यूनल के डिसीजन को अपहोल्ड किया कि सही है, एडमिट होना चाहिए केस। उसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। अब मैटर आ चुका है सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या है वो यहाँ पे हमें देखना है, वो मेन पॉइंट। The Supreme Court observed that since the application filed by the financial creditor was the very first application that had been moved under the IBC, it was necessary to deliver a detailed judgment so that all courts and tribunals would take notice of a paradigm shift in the law. बोला देखो पहला केस आया है, फर्स्ट एप्लीकेशन है ओवरऑल एक्ट या कोर्ट के आने के बाद। अब ऐसा केस अगर सुप्रीम कोर्ट के पास आया तो सुप्रीम कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसको बहुत अच्छे से डिटेल में एनालाइज करे, और जो जजमेंट देना वो इतना प्रॉपर होना चाहिए कि आने वाले ऐसे केसेस में ये जजमेंट के बेसिस पे काम हो जाए और बार बार सुप्रीम कोर्ट तक मैटर ना आए। तो उन्होंने बोला एक बार मेहनत कर लेते हैं, बार बार प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब क्या एनालिसिस था वो भी देख ले। द सुप्रीम कोर्ट नोटेड दैट द एंट्रेंच्ड मैनेजमेंट are no longer allowed to continue in the management if they cannot pay their debts, and went on to examine various aspects of the IBC, especially section number 7. The Supreme Court held that a financial creditor can trigger Section 7 of the IBC for default of financial debt owed by the corporate debtor to any financial creditor. It need not be a debt owed to the financial creditor who is the applicant. ये बात अपन ने पहले भी डिस्कस की कि आप अगर एप्लीकेंट हो तो आप ही की तरफ वो डेट है, जरूरी नहीं है किसी और क्रेडिटर की तरफ डेट हो, उधार किसी और की तरफ हो और फिर भी आप एप्लीकेशन कर दो तो भी अलाउड है। ये बात हम कर चुके हैं। तो सिमिलर पॉइंट है कि कोई भी फाइनेंशियल क्रेडिटर किसी और के बिहाफ पे भी अप्लाई कर सकता है, ये हमने पिछले केस में भी देखा था। तो वो पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने रिपीट किया। फिर सेक्शन 8 की बात की, वो डिमांड नोटिस वाला पॉइंट। ठीक है, उसमें बोला डिस्प्यूट दैट एग्जिस्टेड बिफोर द रिसीट ऑफ अ डिमांड नोटिस और इनवॉइस बाय द कॉर्पोरेट डेटर विल मेक द एप्लीकेशन ऑफ एन ऑपरेशनल क्रेडिटर इनएडमिसिबल। ठीक है, तो डिस्प्यूट तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता ही था। इसका मतलब जो कॉर्पोरेट डेटर है उसने प्रूव कर दिया कि भाई आपने मुझे डिमांड नोटिस भेजा, उससे पहले डिस्प्यूट तो एग्जिस्ट करता ही था हमारे बीच में, और मैंने आपको उसके बारे में इन्फॉर्म किया। अब आप सीआईआरपी में जाओगे उसका कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि डिस्प्यूट बाद में क्रिएट किया गया तो प्रॉब्लम,
डिस्प्यूट अगर पहले से एग्जिस्ट करता था तो प्रॉब्लम नहीं। इसको हमने रिवर्स तरीके से देखा था पिछले पॉइंट में। वहां पे हम ये बात कर रहे थे कि अगर मैं आपके पास डिमांड नोटिस लेके आया कि भाई पैसे दे दो, अब आप डिस्प्यूट क्रिएट कर रहे हो, तो प्रॉब्लम है, फिर तो मैं एनसीएलटी में जाऊंगा। लेकिन आपने प्रूव कर दिया कि सर देखो डिस्प्यूट तो पहले से है, और हमने आर्बिट्रेशन में, कोर्ट में कहीं ना कहीं एप्लीकेशन फाइल कर रखा है, और आपको इंटीमेशन भी दे दिया। अब किस बेसिस पे आप सीआईआरपी में या ट्रिब्यूनल में जाओगे? तो वहां पे आपका पॉइंट अगर सही है तो मैं ट्रिब्यूनल में नहीं जा सकता, ये इम्प्लाइड सी बात है। तो वही चीज रिपीट की। On the other hand, under Section 7, the moment the tribunal is satisfied that a default has occurred, the application of the financial creditor must be admitted unless it is incomplete, in which case it may give notice to the applicant to rectify the errors within 7 days of receiving a notice from the adjudicating authority। ये पॉइंट भी देखा था अपन ने, 7 डेज में करेक्शन करने वाला, कि एप्लीकेशन आपने दिया वो अगर इनकम्प्लीट है तो फिर उस सिचुएशन में 7 डेज में उसको करेक्ट करने का नोटिस दिया जा सकता है। फिर बोल रहे हैं द कंसेप्ट ऑफ डिफॉल्ट अंडर आईबीसी इज वेरी वाइड। इट इज सिंपली अ नॉन पेमेंट ऑफ डेट दैट हैज बिकम ड्यू and includes non-payment of even a part of it. Even non-payment of a disputed financial debt when due would constitute a default under IBC. In other words, so long as the debt is due, it does not matter if it is disputed. सीधी बात है, डेट ड्यू है ना, पैसा लेना बनता है, तो फिर सामने वाला डिमांड कर सकता है। तो डिफॉल्ट की जो डेफिनेशन है उसको बहुत वाइडली इन्होंने इंटरप्रेट किया, और उसमें जितनी चीजें हो सकती है वो सारी इंक्लूड कर दी, ये बोला हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही फर्स्ट केस में ये सेक्शन 7, सेक्शन 8, डिस्प्यूट, ये सब चीजों पे डिटेल क्लैरिफिकेशन दे दिया कि भाई आप इसको पढ़ के बाद में भी इंटरप्रिटेशन करते रहना। वैसा अगले केस पे चलते हैं। स्विस रिबन्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडियन अदर्स, 2019 का मैटर है ये। अब ये एक्चुअली जो पूरा आंसर है ना, दिस इज अ कंपैरिजन बिटवीन ऑपरेशनल क्रेडिटर एंड फाइनेंशियल क्रेडिटर। आप ऊपर लिख के रख लो, अगर आपको डिफरेंस बिटवीन पूछ ले कि ऑपरेशनल क्रेडिटर और फाइनेंशियल क्रेडिटर में फर्क क्या है, तो आप इस केस की थियरी में से भी आंसर बना के लिख सकते हो, वैसे रखा हुआ है। एक्चुअली केस है ही नहीं, वो थियरी शॉर्ट नोट है, बट केस के रेफरेंस में समझाई हुई है। हमने देखा था ऑपरेशनल क्रेडिटर और फाइनेंशियल क्रेडिटर के साथ साथ डेफिनेशंस कनेक्टेड है, फाइनेंशियल डेट, ऑपरेशनल डेट, ये बात हुई थी। अब इसमें कोई इंटरेस्ट वाला पॉइंट था कि भाई इंटरेस्ट के साथ लेना पैसा बाकी हो तो वो 1 करोड़ की लिमिट किस पे अप्लाई होगी, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट या फिर सिर्फ आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट पे। तो इसमें वेरिएशन आ रहा था कि आप फाइनेंशियल डेट की बात कर रहे हो तो विद इंटरेस्ट, ऑपरेशनल डेट की बात कर रहे हो तो विदाउट इंटरेस्ट। ठीक है, तो वो पॉइंट यहाँ पे भी रिपीट किया, ऐसे कंपैरिजन बताए हुए हैं और एक आंसर बनाया हुआ है। अब लैंग्वेज काफी अच्छी है, बट अंदर के पॉइंट्स मैं आपको ऑलरेडी पिछले केस में बता चुका हूँ। तो अगर आपको एक बार अभी गो थ्रू करना है तो आंसर एक बार रीड कर लो, 2 मिनट लगेगी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फटाफट पॉइंट्स देख लो। केस के फॉर्म में नहीं पूछा तो डिफरेंस बिटवीन के फॉर्म में पूछ लेंगे, सारे पॉइंट्स इसमें अंदर दिए हुए हैं। देख लो आंसर, एक बार चेक कर लो, कुछ नया पॉइंट मिलता है तो बताओ। एक आर्बिट्रेशन वाला पॉइंट भी आएगा बीच में, वो भी देख लेना।
बोलो, पढ़ लिया क्या? है कुछ क्वेरी लैंग्वेज में? हाँ, रिपीटेड ही, मैंने वही तो बोला। खाली एक बार वेरिफिकेशन के लिए पढ़ लो, बाकी अंदर के पॉइंट्स तो वही है जो अपन ने देखे हुए हैं, नया कुछ नहीं। ठीक, चलो आगे बढ़े फिर। नेक्स्ट जो केस दे रखा है वो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी का रेगुलेशन है, लेकिन वो टॉपिक अपन ने डेप्थ में अभी पढ़ा ही नहीं है, तो अभी रिलेटेबल नहीं है, उसको छोड़ सकते हो। आगे के चैप्टर्स में इंफॉर्मेशन यूटिलिटी की जब बात होगी तो उसमें ये चीजें कवर हो ही जाएंगी। नेक्स्ट पेज कौन सा है? पेज 27 पे, यूनिग्रीन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस पंजाब नेशनल बैंक एंड अदर्स। यहाँ पे एनसीएलटी का कुछ एग्जामिनेशन है, उन्होंने क्या एग्जामिन किया देखें। द एनसीएलटी एग्जामाइन द स्कोप ऑफ डिस्क्रिशन अवेलेबल टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इन एडमिटिंग और रिजेक्टिंग सेक्शन 10 एप्लीकेशन। सेक्शन 10 में एप्लीकेशन करता कौन है वो कुछ याद है? कॉर्पोरेट डेटर खुद, ठीक है, कंपनी खुद जा सकती है, वो हमने देखा। तो यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर की बात हो रही है। द एनसीएलटी हेल्ड दैट द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मस्ट एडमिट एन एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द डेटर टू इनिशिएट अ सीआईआरपी इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट डिफॉल्ट हैज अकर्ड, एप्लीकेशन इज कंप्लीट, डेटर इज नॉट डीबार्ड अंडर सेक्शन 11। सेक्शन 11 में हमने देखा था कौन लोग अलाउड नहीं है टू फाइल एन एप्लीकेशन अंडर सीआईआरपी, ठीक है, वो बात हो रही थी। फैक्ट्स अनरिलेटेड to or beyond the requirement of the IBC or the forms prescribed cannot amount to suppression of facts and cannot be looked at by the adjudicating authority for denying admission। थोड़ा सिंपल कर दे तो ये बोल रहे हैं कि देखो, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर है, हम मानते हैं, लेकिन डिस्क्रिशनरी पावर के साथ भी रूल्स तो फॉलो करने पड़ते हैं ना। हमने जेआईजीएल में पढ़ा हुआ है, डिस्क्रिशनरी पावर की बात बहुत बार होती है, एडमिन लॉज में पढ़ते थे कि डिस्क्रिशनरी पावर देना पड़ता है। जो भी ऑफिसर ऑन ड्यूटी है, आप उसको हर चीज रूल बुक के हिसाब से चलाने के लिए बोलोगे तो एवरीथिंग इज नेवर रिटन इन द रूल बुक। कुछ चीजें आपको ऑन ग्राउंड डिसीजन लेनी पड़ती है, लेकिन जो चीजें रूल बुक में लिखी है उसमें भी वो डिस्क्रिशनरी पावर चलाए तो, एक्ट के अगेंस्ट जाए तो वो नहीं होगा ना। अब यहाँ पे क्लियर बोला है कि देखो, अगर डिफॉल्ट हुआ है, एप्लीकेशन कंप्लीट है और कॉर्पोरेट डेटा डीबार्ड नहीं है, तो उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होनी चाहिए। अब वहां पे ट्रिब्यूनल बोल रहा है नहीं नहीं, हमारे पास ना डिस्क्रिशनरी पावर है। अरे डिस्क्रिशनरी पावर ना बहुत जिम्मेदारी की चीज होती है, सोच समझ के यूज करना पड़ता है। आपको डिस्क्रिशन दिया गया, इसका मतलब जिसने भी आपको अथॉरिटी दी है वो ये मान के चल रहा है कि जरूरत पड़ने पर आप सही फैसला करोगे। ये नहीं कि आप डिस्क्रिशनरी पावर का मिसयूज करने की कोशिश करोगे, वो नहीं होना चाहिए। लास्ट पॉइंट में ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी फैक्ट्स अनरिलेटेड है, मतलब जिन चीजों से ट्रिब्यूनल को फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि यार आपने ऐसा किया वैसा किया, कॉर्पोरेट डेटर या एप्लीकेंट बोलेगा आपको उस बात से क्या लेना देना, यहाँ पे इस मैटर का कोई कंसर्न ही नहीं है। तो अनरिलेटेड फैक्ट्स को अननेसेसरी बीच में लाके वो डिस्क्रिशन के लिए एक्सक्यूज की तरह यूज नहीं करना चाहिए कि नहीं ये भी तो गलत है वो भी तो गलत है। नहीं भाई, जो सेक्शन में बोला है वो सारी फॉर्मेलिटी मैंने पूरी की है ना, आप मेरा केस एक्सेप्ट करो, बात खत्म हो। तो ये कंडीशन। चलो देखें आगे। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी वाली बात अभी जाने ही दो, उसमें आगे आने वाला है। इसके बाद जो नेक्स्ट केस है पेज 28 पे, बीके एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड वाला, वो रिपीटेशन है। उसमें खाली ये बोला है कि लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का पहले से ये मानना था कि लॉ मेकर्स का स्टार्टिंग से इंटेंशन था कि हमें आईबीसी में लिमिटेशन एक्ट को यूज करना ही करना है, और वो उन्होंने किया, इससे ऊपर कुछ नहीं बोला। तो वो केस में आपको कुछ ऐसा कंस्ट्रक्टिव या खास मिलेगा नहीं। उसके बाद देखो नेक्स्ट पेज पे ना, वो देना बैंक वाला केस है। देना बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो गई, तो वो रेफरेंस भी दे दिया, वर्सेस शिव कुमार रेड्डी 2021 का मैटर है। यहाँ पे ना एक सेक्शन का रेफरेंस आ रहा है, लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन नंबर 18। आपने पढ़ा हुआ है सेक्शन, मैं भी अभी रेफर ही कर रहा था, मेरे को याद है, मैंने सेक्शन 18 तो पढ़ाया हुआ है। लिमिटेशन एक्ट का चैप्टर अगर थोड़ा बहुत याद हो तो उसमें ना एक वो एक्नॉलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी वाला एक केस था, सेक्शन 18। तो उसमें मैंने आपको बोला था जब कोई राइट या कोई प्रॉपर्टी को लेके कोई मैटर हो, और उसमें जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था, याद कराता हूँ, बिल्डर वाला केस था। तो मैंने बोला कि यार वो बिल्डर ने प्रॉपर्टी बनाने का आपको कमिटमेंट दिया है कि मैं 2 साल में प्रॉपर्टी कंप्लीट करके दे दूंगा। अब 2 साल पूरे होने पे है, अगर मैं प्रॉपर्टी कंप्लीट करके ना दूं तो आप चाहो तो मेरे खिलाफ एक्शन ले सकते हो। अच्छा, 2 साल कंप्लीट हो गए तो उसके बाद आपका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा ना, तो लिमिटेशन पीरियड अभी बाकी है, तो यू हैव द राइट कि आप एक्शन लेना चाहो तो ले सकते हो। पर मैंने आपको बिठा के बोला कि यार एक्शन लोगे तो मिलेगा क्या, कोर्ट के धक्के खाओगे आप भी और मैं भी। इससे बेटर है मुझे थोड़ा टाइम एक्सटेंशन दे दो, मैं अपनी लायबिलिटी एक्नोलेज करता हूँ कि अगर मैंने एक्सटेंडेड टाइम लिमिट में आपका काम नहीं किया तो आपके पास ऑप्शन तो है ही, बाद में केस कर देना मेरे ऊपर। तो अगर लिमिटेशन पीरियड खत्म होना बाकी है, उससे पहले मैं अपनी लायबिलिटी एक्नोलेज कर लेता हूँ,
तो टाइम एक्सटेंशन मिल सकता है। और जितना मुझे एक्सटेंशन मिलेगा उतना आपको भी मिलेगा, तो लिमिटेशन पीरियड भी तो उतना आगे पुश हो ही जाएगा ना। तो ऐसा नहीं कि मैं आपके लिमिटेशन पीरियड में से टाइम मांग रहा हूँ, मैं वो अग्रीमेंट को एक्सटेंड करने की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैंने 1 साल वो कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाया तो आपका लिमिटेशन पीरियड भी 1 साल आगे बढ़ जाएगा, तो उसमें आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो ये बात अपन ने की थी सेक्शन नंबर 18 में, उसी का रेफरेंस यहाँ पे भी लेके आ गए, देख लो। देना बैंक वाले केस में बोला, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ अ कॉर्पोरेट डेटर वुड अमाउंट टू एन एक्नॉलेजमेंट अंडर सेक्शन 18 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। मतलब अगर मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कर दी कि हाँ भाई मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि मेरा आपको पैसा देना बाकी है, तो वो सेक्शन 18 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से एक्नॉलेजमेंट है। तो जो अपन में बात कर रहे थे कि भाई मैं मान रहा हूँ मेरी गलती है और मैं लायबिलिटी एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो आप टेंशन मत लो, आपका पैसा सेफ है, मिल जाएगा, मैं कमिटमेंट दे रहा हूँ। और नहीं दे पाया तो आप बाद में भी मेरे ऊपर केस फाइल कर ही सकते हो। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करना इज इक्विवेलेंट टू एक्नॉलेजमेंट ऑफ द लायबिलिटी एज पर सेक्शन 18 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। तो ये को रिलेट कराया है इन्होंने, वो पॉइंट है। अब इसी चीज को 2-3 बार रिपीट किया है। नीचे जो एसकेसी इंफ्राटेक वाला केस है ना, उसमें बोला रीइटरेटेड। रीइटरेटेड का मतलब है आपने फिर से एक बार वही बात क्लैरिफाई की। तो रीइटरेशन का मतलब कि जो बोला था वापस से बोल रहे हैं, कुछ नया नहीं। फिर इसके बाद ये बाबूलाल गुर्जर वर्सेस वीर गुर्जर एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स। ये कुछ सिविल अपील है, 2019 का मैटर है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एग्जामिनेशन क्या है वो समझना। स्पेसिफिक टाइम लिमिट दी है, तो ये लैंग्वेज के साथ देख लेते हैं। बोला द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन एप्लीकेशन फॉर एन एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, आई थिंक फॉर, ओके, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन एप्लीकेशन टू इनिशिएट a corporate insolvency resolution process under section 7 of the IBC is governed by article 137 of limitation act and is therefore 3 years from the date when the right to apply accrues। ये आपको स्पेसिफिक लिमिटेशन पीरियड दिया हुआ है कि इसके हिसाब से आपके पास 3 साल का टाइम होता है। तो जैसे ही वो CIRP वाली कंडीशन आ जाती है कि यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, तो आपको 3 साल के अंदर एप्लीकेशन कर देना चाहिए, अदरवाइज वो टाइम लैप्स हो जाएगा, जो अपना लिमिटेशन पीरियड का बेसिक था। द राइट टू अप्लाई अंडर द आईबीसी अक्रूज ऑन द डेट व्हेन द डिफॉल्ट अकर्स। सीधी बात है, आपके पास वो राइट कब आता है CIRP में जाने का, जिस दिन डिफॉल्ट हुआ वहां से, ठीक है, तो वहीं से 3 साल काउंट होंगे। If the default had occurred over 3 years prior to the date of filing the application would be time barred, save and except in those cases where on facts the delay in filing may be condoned। अपना एग्जैक्ट वही चल रहा है, 3 साल का लिमिटेशन पीरियड था, 3 साल में अगर आपने एप्लीकेशन फाइल नहीं किया तो मान लिया जाएगा कि टाइम बार्ड हो गया। और टाइम बार्ड सूट है तो फिर लिमिटेशन पीरियड के बेसिस पे आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। हाँ, कंडोनेशन और डिले वाला एक ऑप्शन रहता है, वो सेक्शन 5 याद आ रहा हो, सफिशिएंट डॉक्टर सफिशिएंट कॉज का डॉक्ट्रिन। उसमें बोला था कोई जेन्यून रीजन आप दे सको तो एक बार एक्सटेंशन मिल भी सकता है। बट हमने देखा था कि नॉर्मली ये इतना जो लिमिटेशन पीरियड ज्यादा होता है ना ईयर्स में, 3 to 12 years वाला, उसमें नॉर्मली आपको टाइम एक्सटेंशन नहीं देते। टाइम एक्सटेंशन कब मिलता है, अपील वाले मैटर में, जहाँ पे लिमिटेशन पीरियड इज 30 days, 45 days, लेस देन 6 months। तो वहां पे डिले हो गया, टाइम खत्म हो गया, समझ में आता है। लेकिन 3 साल में आपको टाइम नहीं मिला, 5 साल में टाइम नहीं मिला, तो यूजुअली इसमें कोर्ट आपकी हेल्प नहीं करता। वो पॉइंट। इसके बाद जो नीचे वाला पार्ट दे रखा है ना, वो थोड़ा डिटेल में चेक करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहे हैं। यहाँ से उतना क्लियर नहीं हुआ है, तो अभी एक बार उसको पेंडिंग छोड़ना। वो आईबीसी का थोड़ा हिस्ट्री का मैटर है कि आईबीसी के आने से पहले के केसेस का क्या था और अभी कैसे करना है, तो मैं थोड़ा एक बार वेरीफाई कर लूंगा। पढ़ रहा था अभी, लेकिन इसके लिए और देखना पड़ेगा। तो वो पॉइंट अभी पेंडिंग छोड़ दो, इस केस से लेना देना नहीं, अलग ही पॉइंट है, तो चलेगा। अगले टॉपिक पे चलते हैं, पेज 31। ये अपना DHFL, दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इट इज द फर्स्ट फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर, NBFC है, हाउसिंग NBFC है, टू कम अंडर द एम्बिट ऑफ द IBC इन द मैटर ऑफ RBI वर्सेस DHFL। ये बात अपन ने की थी, ये पहला केस था और काफी बड़े लेवल पे चला। अब इसमें जो मैं आपको रिकवरी की बात बता रहा था कि कैसे हुआ है और क्या एग्जैक्टली, थोड़ा स्टोरी बता देता हूँ, क्योंकि आगे केस में कहीं ना कहीं DHFL, क्योंकि पहला सक्सेसफुल IBC मैटर है, तो बार बार रेफरेंस में आने ही वाला है। तो मैंने आपको बोला कि NBFC है, हाउसिंग लोन्स प्रोवाइड करती है, कैसे पैसा सबका फंस गया वो हमने देखा। डेट का अमाउंट था मोर देन 90,000 करोड़। ये 90,000 करोड़ में अनसिक्योर्ड भी थे, बैंक्स भी थी, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जो भी थे, सब लोग थे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी थे, सबका कुछ ना कुछ पैसा फंसा था। बड़े बड़े नाम थे, ICICI बैंक, SBI बैंक, अपने जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स, किसी ने FD करवा रखी थी, किसी ने डिबेंचर ले रखे थे, कोई अनसिक्योर्ड था, कोई फ्लोटिंग चार्ज वाला है, बहुत लोग फंसे। अब जब पैसा लेने की बारी आई, रिकवरी की बारी आई, तो मैटर IBC में गया। IBC में गया तो वही इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट किया, फिर बाद में क्रेडिटर्स का क्लेम मंगवाया, फिर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनी, फिर बाद में बिडिंग हुई, रिजोल्यूशन प्लान आए, तो अलग अलग कंपनीज ने बिड किया।
कि भाई हम टेक ओवर कर लेते हैं, तो आपको कुछ पैसा मिल जाएगा सामने वैसा। अब जब टेक ओवर की बारी आई और बिड्स मंगवाई, तो बिड्स में अदानी ग्रुप आगे आया, गोदरेज जो कंपनी है वो आगे आई, एक सिंगापुर की कोई कंपनी थी उन्होंने भी बिड किया। ये जो इसके डीएचएफएल के जो प्रमोटर्स है ना, वो खुद भी आए, उन्होंने भी बोला कि बोले नहीं नहीं आप इनकी स्कीम में मत आओ, हम आपका पूरा पैसा वापस करेंगे। तो क्रेडिटर्स ने बोला भाई तुम तो जाओ पहले यहाँ से निकलो, नहीं तुम पैसा वापस कर सकते तो हमारी ये हालत नहीं होती। वाधवानी या कुछ वाधवा सरने में दो भाई है, उनकी कंपनी मेन प्रमोटर्स वो है, तो फैमिली है उनकी पूरी जो प्रमोटर्स में है, तो उन्होंने बोला कि हम लोग पे करेंगे और पूरा 100% पैसा वापस देंगे। बट एक्चुअली में ऐसा होने नहीं वाला था, वो पता था। और अभी ये लोग जेल में है, सीबीआई वालों ने इनको अरेस्ट कर रखा है, मैटर सीरियस है क्योंकि इंटेंशनल विलफुल डिफॉल्ट वाली चार्जेस इनके ऊपर लगे हुए हैं, तो इनको अरेस्ट किया हुआ है। 90,000 करोड़ का मैटर यार छोटा नहीं होता है। कितने इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के पैसे इसमें डूबे। मेरे नोन में एक दो लोग हैं जिन्होंने इसकी डीएचएफएल की फिक्स डिपॉजिट्स अनसिक्योर्ड वाली ले रखी थी, और पैसे भी लगा रखे थे 5 लाख 7 लाख 8 लाख। वो कैसा होता है, थोड़ा एजेड लोग होते हैं, सीनियर सिटीजन मिडिल एजेड, तो इन्वेस्टमेंट का आइडिया नहीं होता। मैं बोला यार किसके भरोसे लगाए थे पैसे, क्योंकि डीएचएफएल का तो मार्केट में आ रहा था कि कंपनी फंसी हुई है। और जब इंसॉल्वेंसी या ये सीआईआरपी में गई, उससे पहले वो डिपॉजिट्स आप प्री मेच्योर करा लेते तो पैसा तो निकल रहा था, तब तो कंपनी दे रही थी ना, उन्होंने मना तो किया नहीं था। पर जिसके भरोसे लगा रहे थे वो कोई इंडिविजुअल ये इन्वेस्टमेंट एडवाइजर था। अब वो तो क्या है ना, जिसका पैसा आया ये सेफ सिक्योरिटी जो लगी उसमें लगा के दे दिया, 3 साल 5 साल का लॉक इन होता है। तब तक फिर रिव्यू कौन करता है? मेन ऐसा है कि आप किसी का पैसा इन्वेस्ट करवा रहे हो, तो जहां आपने इन्वेस्ट करवाया उस कंपनी को रिव्यू तो करो, हर 6 महीने में, हर 3 महीने में, कि भाई उस कंपनी की हालत कैसी है। और अगर आपको थोड़ा भी डाउटफुल लगता है तो आप अपने कस्टमर के पैसे तो निकलवा दो। वो बंदे ने क्या है ना, वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बन के घूम रहा है, और इंडिविजुअल है अकेला, कोई टीम नहीं, कोई कंपनी नहीं, कोई स्टाफ नहीं, और सब लोगों के पैसे इन्वेस्ट करवा रहा है, उसके भरोसे लोग कर रहे हैं। अब उसने कंपनी में पैसा लगवा दिया 5 साल के लिए, फिर वो भूल गया, 5 साल के बाद देखेंगे। अरे भाई तू मार्केट में न्यूज तो पढ़ा था, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सबके पैसे फंस गए, 8 8 10 10 लाख रुपए फंस गए। अब क्या हो गया ना, क्रेडिटर्स जो है वो स्कीम ढूंढ रहे हैं कि भाई किसको हम बिजनेस पास ऑन करें कि हमारे मैक्सिमम पैसे निकलवा दे। तो अदानी और ये सब ने बिड किया, पीरामल ग्रुप वालों ने भी बिड किया, पीरामल लॉजिस्टिक्स और पीरामल हेल्थ केयर, ये मुकेश अंबानी के फैमिली रिलेशन में उनकी डॉटर की मैरिज जिस फैमिली में हुई ना, वो, तो उन्होंने भी बिड किया, उनका एनबीएफसी बिजनेस है, तो वो भी बिडिंग आई। तो सबने अपनी अपनी स्कीम दी कि भाई पर 100 रुपीज हम कितना पैसा रिटर्न करेंगे। अब नॉर्मली आईबीसी के पहले जो ट्रैक रिकॉर्ड था बहुत खराब था, मतलब 100 पे ना 20 रुपया के 10 रुपए वापस आ जाए बड़ी बात है, तो आपका जितना पैसा लगा 90% डूब जाता था। यहाँ पे स्कीम काफी अच्छी आई। अदानी वालों ने बोला कि हम 100 पे 32 वापस देंगे, या 1 रुपये 32 पैसे वापस कर सकते हैं, उतना हम रिजोल्यूशन प्लान लेके आ रहे हैं कि इतनी रिकवरी हो जाएगी। फिर किसी ने 35 बोला, किसी ने 38 बोला, किसी ने 42 बोला। फाइनली पिरामल वालों की बिड जो है वो सारे क्रेडिटर्स ने अप्रूव की कि भाई ये बिड हमें सही लग रही है, और उन्होंने कुछ अराउंड 100 पे 40 या 42 जैसा रिटर्न करने की बात की। अब उसमें उन्होंने फिर बताया कि कैसे हम रिटर्न करेंगे, कुछ अपफ्रंट कैश देंगे, कुछ आपको डिबेंचर्स देंगे, डिबेंचर्स में 3 साल का लॉक इन रहेगा, उस पर आपको इंटरेस्ट देंगे और 3 साल के बाद पूरा पैसा वापस करेंगे। इस टाइप का उन्होंने सब स्कीम रखी। क्रेडिटर्स को उनकी स्कीम समझ आई, उनकी स्कीम पे मेजोरिटी वोट हुआ, और वो स्कीम इंप्लीमेंट हुई, पास हो गई। अब वो स्कीम पास हो गई, मतलब जिनका पैसा फंसा है वो सब राजी है कि भाई 100 पे 40 तो लाओ, इतना तो कभी इंडियन हिस्ट्री में आया नहीं, आने दो, जो पैसा आप दे रहे हो दे दो। अब पिरामल को क्या है, एक लॉस मेकिंग एंटिटी रेडीमेड मिल गई, उन्होंने मर्जर कर लिया, वो एंटिटी पूरी टेक ओवर कर ली। तो इस तरीके से उनको सस्ते में एक कंपनी मिल गई, इन्वेस्टर्स को अपना मैक्सिमम जितना भी लॉस रिकवर हो सकता था वो मिल गया, वो लोग भी खुश। अब इन्होंने पूरा पैसा लौटा के सारे इन्वेस्टर्स को फ्री कर दिया। लेकिन पॉइंट ये है कि 100 का 40 हो गया, 60 तो गया। अब वो डुबाने वाले पीरामल थोड़ी हो, तो डीएचएफएल ने डुबा दिया। तो जितना मैक्सिमम वो ऑफर कर सकते थे उन्होंने किया, वैसे पॉइंट। तो ये सब चीजें इस केस में हो चुकी है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट सेकंड केस जो है, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी। A CIRP was sought to be initiated against the NHAI, National Highway Authority of India. तो सरकारी अथॉरिटी हो गई ना। The Supreme Court held that NHAI is a statutory body that functions as an extended limb of the central government and performs governmental functions that cannot be taken over by a resolution professional under IBC or by any other corporate body, nor can such authority ultimately be wound up under the IBC. For all these reasons, it is not possible to either read in or read down the definition of corporate person in section 3 of the IBC। मतलब बोला ये तो भाई सरकारी एजेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा है, उसका एक आर्म या उसका एक पार्ट है, उसमें थोड़ी ना आप किसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जैसे इंडिविजुअल को टेक ओवर करने की अथॉरिटी दे सकते हो, नॉट पॉसिबल। इवन एनएचए जैसी अथॉरिटी आईबीसी में लिक्विडेशन में भी नहीं जा सकती, ठीक है, सरकार की अथॉरिटी है, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं। तो ऐसी अथॉरिटीज को इस सिस्टम से बाहर रखा गया, वैसी बात हो रही है।
तो अच्छा केस है उस हिसाब से कि एनएचएआई की स्पेसिफिक बात हो रही है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या पता एग्जाम्पल देना हो एग्जाम में, केस बनाना हो, सरकारी कंपनी को चेंज कर दे एनएचएआई के बदले। ये तो कंपनी भी नहीं ना, अथॉरिटी है, तो सरकार का हिस्सा है वो, इट इज नॉट अ लिमिटेड कंपनी। तो ऐसी कोई और अथॉरिटी का एग्जाम्पल आपको दे दे तो याद आना चाहिए कि हाँ भाई एनएचएआई में मना किया था, तो ये भी सिमिलर लाइंस पे, तो इसमें भी नहीं चलेगा। चल नेक्स्ट देखें। पेज 32 पे देख लो, सुरेंद्र ट्रेडिंग कंपनी, जगीलाल जूट मिल्स कंपनी, 2017। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? द क्वेश्चन फॉर कंसिडरेशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट वाज whether the period of 7 days to rectify the error was mandatory or directory। वो 14 डेज वाले में अपन ने ऐसा पॉइंट देखा था कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को जो 14 डेज मिलता है वो डायरेक्टरी, उसमें एक्सटेंशन पॉसिबल है। कोशिश करते हैं कि भाई 14 दिन में डिसीजन दे दे, बट नहीं दे पाए तो एक्सटेंड होगा। लेकिन ये 7 दिन जो मिलते हैं वो तो आपको मिलते हैं ना, आपकी एप्लीकेशन को रेक्टिफाई करने के लिए। तो उसमें भी कोई एक्सटेंशन का पॉइंट पॉसिबल है क्या? और तो देखते हैं इन्होंने क्या डिसीजन दिया है। नहीं नहीं, पूरा पढ़ो, एंड में एंड वाला पॉइंट पहले पढ़ना चाहिए। ये जो स्टार्टिंग में बोलते हैं ना, उसको बात को घुमा देते हैं कि पहले ऐसा था, फिर वैसा हुआ, फिर ये फाइनल हुआ। आप एंड तक जाके देखो क्या पता चल रहा है। मैंडेटरी है कि कोई ऑप्शन? तो स्टार्टिंग में तो मैंडेटरी बोल रहे हैं ना, तो मैंडेटरी है तो ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या बोला है? प्रोविसो आ गया ना। हाँ, रीजन दोगे तो एक बार सोच सकते हैं। तो इन शॉर्ट फिर वापस वो ऑप्शन तो आपको दे ही दिया कि 7 डेज है, मैंडेटरीली ही फॉलो होगा। लेकिन अगर आपके पास जेन्यूनली कोई रीजन है कि 7 डेज में आप नहीं रेक्टिफाई कर पाए, तो एक बार आपसे राइटिंग में आपको आंसर देना पड़ेगा। उनको लगता है कि हाँ भाई जेन्यून रीजन है, तो मे बी आपको टाइम एक्सटेंशन कुछ दिन का और मिल सकता है, वैसा है। कंक्लूजन ही ध्यान रखना होता है, देखो वो चीज है, कंक्लूजन मेन भूलना नहीं। नेक्स्ट है पेज 37। तो बहुत बढ़िया केस है, अच्छा पॉइंट है। 37 पे, एसआर स्टील इंडिया लिमिटेड वर्सेस सतीश कुमार गुप्ता, ये केस है। एसआर स्टील के जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है उनका मैटर है ये। इसमें भी बात वही आगे वापस से टाइम लिमिट को लेके। अपन ने देखा सीआईआर की प्रोसेस टोटल कितने दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए? 330 विथ एक्सटेंशन एंड एवरीथिंग। नॉर्मल टाइम लिमिट क्या थी वैसे विदाउट एक्सटेंशन? 180। एक्सटेंशन कितना मिलता है? 60 या 90? 90। 180 प्लस 90, 270। और फिर क्या लीगल प्रोसीडिंग्स में थोड़ा टाइम प्लस माइनस होता है, तो सब कुछ मिला के 330 बोला था। अब सवाल है 330 में भी कुछ हो सकता है, बार्गेनिंग चाहिए और एक्सटेंशन कुछ पॉसिबल है? 330 में ज्यादा नहीं हो रहा? अभी 180 बोला, 90 एक्सटेंड किया, 60 तो ऐसे टाइम पास में निकाल दिया, चलो लीगल प्रोसेस में चलता है। 330 उसके बाद भी और एक्सटेंशन मांग रहे हो सकता है ऐसा? क्वेश्चन वही है, मांगने वाला तो मांग रहा है। अब ये एक्सटेंशन देना है कि नहीं देना है ना, वो मैटर जो है वो गया है एनसीएलटी के पास। यहाँ पे रिक्वेस्ट ऐसी की जा रही है, बात ऐसी है कि देखो 330 दिन हो चुके हैं, बात आगे बढ़ी भी है, ऐसा भी नहीं कि सीआईआरपी में कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ना थोड़ा कुछ मैटर बाकी रह गया है। अगर थोड़ा सा और टाइम दे दिया जाए सीआईआरपी प्रोसेस के लिए, कुछ दिन और, तो ना प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा भी नहीं कुछ काम ही शुरू नहीं हुआ, कुछ 70 80 90% टास्क इज डन, थोड़ा बहुत बाकी रह गया। 100% काम सीआईआरपी का प्रोसेस पूरा नहीं हो पाया, बट आपको दिख रहा है कि मेजोरिटी हैज बिन डन। और अगर फ्यू डेज का एक्सटेंशन दे दे तो ना वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और अगर नहीं दिया एक्सटेंशन तो क्या होगा? दूसरा आउटकम क्या है? लिक्विडेशन। तो यहाँ पे फिर वो एंगल वही आ गया कि यार थोड़े से लीगल फॉर्मेट की रिजिडिटी के चक्कर में एक कंपनी जिसका सीआईआर पे ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे था, उसको लिक्विडेशन पे लेके जाना क्या सही है क्या? और अगर आप लेके चले ही गए, तो जिस ऑब्जेक्टिव से ये कोड बनाया था वो ऑब्जेक्टिव डिफाइन नहीं हो गया कहीं, वो साइडलाइन नहीं हो गया कि ऑब्जेक्टिव ही था कि फर्स्ट प्रायोरिटी है रिजोल्यूशन, और फिर आपने लिक्विडेशन कर दिया। या 330 दिन थे, 15 20 दिन और मांग रहा है सामने वाला, 30 दिन मांग रहा है, चलो कितना बड़ा रेशियो है। और 30 डेज वेट करके अगर कंपनी का रिवाइवल हो जाता है, तो आप टेक्निकल ग्राउंड्स पे रिजिड बन के उसको लिक्विडेशन पे ले जाओ, वो कितना सही? ये क्वेश्चन यहाँ पे उठा। तो आउटकम क्या है वो मैंने आपको स्टोरी बता दी, आउटकम आप बता दो, अभी पढ़ के बता दो क्या हो रहा है। ये अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे? दे देंगे।
बस तो वही आउटकम है इसका कि भाई ऐसी सिचुएशन में फिर अलाउ कर देना चाहिए। तो वो 330 भी एकदम रिजिड नहीं निकला, फिर बोला है 330 कि भाई ये इसके आगे कुछ नहीं हो सकता, बट फिर भी कुछ पॉसिबिलिटी तो बचती है। बट पॉसिबिलिटी कंडीशनल है कि दिखना चाहिए ना कि आपने मेजोरिटी काम कर दिया, थोड़ा बहुत प्रोसेस बचा है, तो फिर कुछ भी नहीं किया होगा, बैठे हुए हैं और बोले नहीं एक्सटेंशन दे दो, तो वो नहीं चलेगा। ये अच्छा केस लगा, यूज हो सकता है एग्जाम में। तो सारा गेम आजकल फाइनल में ना केसेस का ही है। हाँ, वो थियरी थियरी एकदम वो बच्चों वाले क्वेश्चन पूछते नहीं है, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन आते हैं ना, तो केसेस की वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। तो अच्छे केसेस के क्रक्स जैसे मैंने बोला है लिख के रखो, वर्ड टू वर्ड का कोई इशू नहीं। इसके बाद भी बहुत अच्छे अच्छे केसेस हैं पेज 44 पे, मॉरिटोरियम को लेके जो केसेस है ना, शॉर्ट केसेस है एकदम, एक एक पैराग्राफ के हैं, टाइटल से भी समझ में आ जाते हैं, लेकिन कंटेंट में कुछ मिल जाएगा आपको, हाँ भाई कुछ नया मिला वैसा है। छोटे छोटे पॉइंट्स को रेज किया हुआ है। और ये ऐसे केसेस है कि डेफिनेटली आपको सेक्शन से एडिशनल कुछ मिलेगा। तो सिर्फ सेक्शन पढ़ के गए हैं और ये नहीं पढ़ा है, उसमें से कुछ पूछा, तो फिर रिस्क हो जाएगा थोड़ा, यार पता ही नहीं है तो क्या लिखे, वैसी बात है। तो पता होने चाहिए पॉइंट्स। देखो, केस लॉज रिलेटेड टू सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 मोरेटोरियम पीरियड की एप्लीकेबिलिटी की बात कर रहे हैं। फर्स्ट केस जो है एल्केमिस्ट असेट रिकंस्ट्रक्शन, वहां पे बोला था सुप्रीम कोर्ट अफर्म दैट वंस अ मोरेटोरियम इज इम्पोज्ड अंडर द आईबीसी, एनी प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर इज नॉन एस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट इन लॉ। ये बात अपन कर चुके हैं, सेक्शन में भी क्लियर बोला था। लेकिन इसके अलावा और क्या है, सेकंड केस में देखो, यहाँ पे बोला पावर ऑफ हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। कुछ याद आ रहा है आर्टिकल 226, पावर ऑफ हाई कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कौन सी पिटीशन थी? नाम ही बाकी रखा है मैंने, बाकी सब बता दिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट, आर्टिकल 226, पिटीशन, हेबेस कॉर्पस, मैंडेमस, वो पिटीशन का नाम क्या था, रिट पिटीशन। हाँ, रिट रिट पिटीशन। हाँ, ये तो इतनी बार पढ़ा हुआ है, भूल जाते हो। वो तो भारी है, कॉन्स्टिट्यूशन खुद अपने आप में टॉपिक ही भारी है। ठीक है, तो आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32, 226 हाई कोर्ट वाला, 32 सुप्रीम कोर्ट वाला, उसमें रिट पिटीशन फाइल करने का पावर होता है। अब उस रिट पिटीशन को लेके बात हो रही है कि क्या रिट पिटीशन भी मॉरेटोरियम के आगे रुक जाएगा, कि वो चल सकता है। तो ये फिर थोड़ी हैवी बात होगी ना, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में रिट पिटीशन। डिसीजन आया कैनरा बैंक वर्सेस डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग्स में, और फाइनल डिसीजन ये दिया कि जो रिट पिटीशन है उस पे मॉरेटोरियम नहीं लग सकता। मॉरेटोरियम बाकी प्रोसीडिंग्स पे लग सकता है, इवन प्रोसिक्यूशन पे भी नहीं लग सकता है, वैसा है। तो अगर आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर रिट फाइल करते हो, तो मॉरेटोरियम एंड रिट कैन गो पैरेलली, क्योंकि रिट का लेवल ही उतना बड़ा है, वैसा उसको नहीं रोक सकते। तो आउटकम है, केस में डिसीजन है, तो अपने को तो मानना ही है। अपने तो ये सर बोल के आगे बढ़ सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट है भाई, हाई कोर्ट है, इनके आगे क्या बोलेंगे। नेक्स्ट, प्रोसीडिंग इन मोरेटोरियम डू नॉट इंक्लूड प्रोसिक्यूशन। वापस वही बात आ गई। प्रोसिक्यूशन में इन्होंने जो कंपनी है अजय कुमार बिश्नोई वर्सेस टैप इंजीनियरिंग, इसमें जो मैटर है ना वो इस चीज को लेके है आपका सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट जो है उसका सेक्शन 138 पता है कौन सा है? चेक बाउंस वाला केस। आपको किसी ने चेक दिया, चेक भरा, बाउंस हो गया, इनसफिशिएंट फंड्स, अब आपका पेमेंट नहीं कर रहा, तो अपने उसको नोटिस भेजते हैं ना कि भाई पेमेंट कर दो नहीं तो केस करूंगा। तो वो केस करने के लिए आपके पास 30 दिन का टाइम होता है, उसमें आपको सेक्शन 138 का नोटिस इनिशिएट करना होता है, लिमिटेशन पीरियड है उसमें। अब बोला कि ये जो कंप्लेंट है 138 वाली, वो कुछ पेंडिंग थी कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट, और अब उसका मैटर कहाँ चला गया, सीआईआरपी में। तो ये कंटिन्यू होगा प्रोसिक्यूशन केस या मॉरेटोरियम लग जाएगा। तो इन्होंने बोला आउटकम में कि प्रोसिक्यूशन जो है वो प्रोसीडिंग्स में नहीं आता, जो अदर प्रोसीडिंग्स होती है ना, प्रोसिक्यूट करना मतलब किसी पे केस फाइल करना, तो वो जो केस है वो अगर चल रहा था तो वो कंटिन्यू होगा, मॉरेटोरियम से वो रुकेगा नहीं। कोई और रेगुलेटरी अथॉरिटी हो ना जिनके आगे मैटर चल रहा हो, तो मॉरेटोरियम में वो रुक जाता है कि अब भाई मैटर आईबीसी में आ चुका है, बाकी सब लोगों की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रोसिक्यूशन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, रिट पिटिशन, क्रिमिनल केस, ये सब चलते रहते हैं पैरेलली, वो रुकते नहीं। ये सारे केसेस से ये आउटकम आपको समझ में आएगा। देखो, लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। द कॉर्पोरेट डेटर अंडरवेंट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन while a complaint was pending under section 138. Further, during this time, a resolution plan for the corporate debtor was approved with a change in management and control. The MD of the erstwhile corporate debtor
sought to quash the prosecution under 138 in the view of the approval of the resolution plan. The High Court confirmed that the moratorium under Section 14 prohibits proceedings, but such proceedings do not include prosecution. प्रोसिक्यूशन मतलब वो कोर्ट में क्रिमिनल केस, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का जो सेक्शन 138 है वो क्रिमिनल कैटेगरी में चला जाता है, उसमें जेल भी हो सकती है वैसा, तो वो नहीं रुकेगा, वो चलता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट वही आ गया, मॉरेटोरियम डज नॉट अप्लाई टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कोई भी सेक्शन में चल रही हो वो चलती रहेगी, उसका उसको आईबीसी 14 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे जो केस है ये डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट सिविल अपील, इसमें देखो क्या बोला, वाइल द बार अंडर आईबीसी इज ऑटोमेटिक, एक बार आईबीसी में मॉरेटोरियम लग गया तो ये तो ऑटोमेटिक है, बाय डिफॉल्ट प्रोसेस है। बट प्रैक्टिकली बोल रहे हैं सिचुएशन अलग जाती है। आपको यहाँ पढ़ने में ऐसे समझ में आ रहा है हाँ मॉरेटोरियम लगा दिया, पर जिन अथॉरिटीज या रेगुलेटरी बॉडीज की वहां पे प्रोसीडिंग चल रही थी उनको इंटीमेशन तो देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। उनको ऐसा सपना आएगा कि इस कंपनी के खिलाफ मॉरेटोरियम लग चुका है और अब हमारे यहाँ जो प्रोसीडिंग चल रही है उसको चलाने की जरूरत नहीं है, उनको इन्फॉर्म तो करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकली एक्चुअली एक एक को इन्फॉर्म करना पड़ता है, और ये काम कौन करेगा, अपना आईआरपी, ठीक है, उसका काम है, तो वो समझाएगा। प्रैक्टिकली द आईआरपीज may need to file an application before various forums where proceeding against the corporate debtor is continuing, bringing to their attention the commencement of CIRP and moratorium, and requesting the relevant forum to pass an order staying the proceeding। इंजंक्शन लगवाना पड़ेगा वहां जाके, स्टे ऑर्डर, कि भाई मोरेटोरियम लग चुका है, तो उनको जाके इन्फॉर्म तो करो। तो मैं बोला है, लेकिन वो समझो जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, बिकॉज उसके अलावा उनको पता चल जाए सामने से अलग बात है। हाँ वो पब्लिक नोटिस इशू करते हैं, पर अनाउंसमेंट करते हैं, पर जरूरी नहीं कि वो अथॉरिटीज आपका अनाउंसमेंट न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे। नहीं पढ़ा तो क्या करोगे, तो एक बार बता देना बेटर है। मोरेटोरियम ऑल्सो अप्लाइज ऑन रेगुलेटरी अथॉरिटीज, वो ठीक है, बात वही हो रही थी ना, प्रोसीडिंग्स रेगुलेटरी अथॉरिटीज में चल रही तो वहां मोरेटोरियम लगेगा। एग्जाम्पल आ गया ना ये सेबी, बोला सेबी एक्ट 1992 में जो मैटर चल रहा था, अगर वो सेक्शन 14 से इनकंसिस्टेंट है, क्लैश हो रहा है, तो भी उसको साइड पे रख दो, मोरेटोरियम लगा तो चलेगा। फिर इसके बाद जो अगला केस है, महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड वर्सेस पद्मनाभम वेंकटेश, इसमें बात ये हो रही है कि जो रेगुलेटर्स होते हैं, सेबी या ऐसी कोई अथॉरिटी है, इन्होंने अगर आपके ऊपर कोई पेनल्टी लगा रखी है कंपनी पे, तो वो पेनल्टी क्लेम कर सकते हैं एज एन ऑपरेशनल क्रेडिटर, ये अलाउ किया, लेकिन नॉट ड्यूरिंग द रेजोल्यूशन प्रोसेस। रेजोल्यूशन का जो प्रोसेस चल रहा है ना सीआईआरपी, वो हो जाए उसके बाद रिकवर कर लेना। तो आप ऑपरेशनल क्रेडिटर हो, आपका पेनल्टी लेना बाकी, हम मानते हैं कि आपका राइट है कि आपको मिलना चाहिए, लेकिन नॉट ड्यूरिंग द प्रोसेस। जो पेमेंट्स क्लियर होंगे वो रिजोल्यूशन प्रोसेस खत्म होने के बाद ही होंगे। तो एक तरीके से ना, आप पे मॉरेटोरियम तो लग ही गया, पैसे ले लेना बाद में ले लेना, तो मना नहीं कर रहा है, नॉट ड्यूरिंग द प्रोसेस, ठीक है वैसा। तो मॉरेटोरियम में आ गए घूम फिर के, क्योंकि है भी रेगुलेटरी बॉडी ना, उस पर तो मॉरेटोरियम आ ही सकता है, बात वापस से घूम फिर के सेम हो गई। इसके बाद पेज 45 यही वाला नीचे जो है ना, एम्बेसी प्रॉपर्टी डेवलपमेंट्स, उसके बीच में जो केस है वो तो रिपीट है, वो स्टोरी उसमें भी कवर हो जाएगी। एम्बेसी प्रॉपर्टी डेवलपमेंट्स वर्सेस द स्टेट ऑफ कर्नाटक, इसमें पॉइंट वो चल रहा है कि जो लेजर है, लेजर की प्रॉपर्टी फंसी हुई है अपने कॉर्पोरेट डेटर के पास, वो बात नहीं हो रही थी कि भाई मैंने प्रॉपर्टी दे रखी है आपकी कंपनी को, तो आपकी प्रॉपर्टी मतलब वो आपकी कंपनी के पोजीशन में है, कंट्रोल में है, तो जब तक मॉरेटोरियम चल रहा है तब तक मैं वो प्रॉपर्टी वापस नहीं मांग सकता। तो इन अ वे वे मुझे बोला कोर्ट ने कि यार टेंशन मत ले, तेरी प्रॉपर्टी कहीं नहीं जा रही, अभी अंडर प्रोसेस है, उनका काम एक बार एक प्रोसेस खत्म हो जाने दे, उसके बाद देख लेंगे। और वैसे भी उनका लीज एग्रीमेंट अभी वैलिड है ना, लीज तो चली रही है ना, तो अगर लीज प्रॉपर्टी उनके हाथ में है भी, तो हम थोड़ी ना प्रॉपर्टी बेच के आपका पैसा वसूल करके ले जाएंगे, आपका नुकसान करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये सब नहीं भी हो रहा होता तो भी वही प्रॉपर्टी यूज कर रहे होते। अब ये सब हो गया तो आप घर बैठे अननेसेसरी पैनिक हो रहे हो, अरे मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा ना, आप ओनर हो, वो थोड़ी ओनर है, तो आपकी प्रॉपर्टी को कुछ नहीं होने वाला। बट आप अभी पैनिक हो गए, प्रॉपर्टी का कंट्रोल उनसे वापस लेने जाओगे ना, तो वो नहीं हो पाएगा, तो आपको रुकना पड़ेगा, ये बात हुई थी। इसी चीज के बारे में यहाँ पे इस केस में बात हो रही है। अब ऐसा हुआ कि लीज टर्म अगर खत्म हो गया इन बिटवीन, सपोज अब वो चल रहा है सीआईआरपी प्रोसेस मॉरेटोरियम, और इन बिटवीन लीज टर्म खत्म हो गया, तो लेजर को लीज रिन्यू करनी पड़ेगी, या फिर वो अब प्रॉपर्टी मांग सकता है। अब तो बोलेगा अब लीज टर्म ही खत्म हो गया, अब उसका सीआईआरपी चल रहा हो नहीं चल रहा हो मुझे क्या पता, अब तो उसका लीज टर्म खत्म हो गया और एक्सटेंशन का कोई स्कोप है नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, अब तो प्रॉपर्टी वापस लाओ। तो इन बिटवीन इस वजह से एक्सटेंशन करना नेसेसरी नहीं है, पहले तो ये बोला, और वहां पे लेजर अपना राइट क्लेम कर सकता है, क्योंकि टेक्निकली वो कॉन्ट्रेक्चुअली अब उस
बाइंडिंग इफेक्ट से बाहर हो गया, ये बात है। लैंग्वेज देख लो, आप लैंग्वेज पढ़ लो, ये अच्छा पॉइंट है। देखिए CIRP कहीं बीच में आ ही नहीं रहा है, मैटर ये है कि कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया है। अब एक्सटेंड करना है तो आप करो, फिर तो कोई पॉइंट हुआ ही नहीं, फिर तो डिस्प्यूट ही नहीं है, फिर तो लेजर को खुद को टेंशन नहीं है, बोले ठीक है तेरी कंपनी का जो होगा वो तो लीज कंटिन्यू रख, वो अलग बात हो गई। यहाँ तो टेंशन लेजर को होती है ना कि मेरी प्रॉपर्टी ना फंस जाए, उस सेंस में बात कर रहे हैं। वो एसेंशियल सप्लाई वाले में जो केस है ना, DGVCL और ABG शिपयार्ड वाला, वो पॉइंट वैसे सेम ही है। उसमें वही बोला था कि एसेंशियल सप्लाई में इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, टेलीकॉम सर्विस ये सब आती है, बट एसेंशियल सप्लाई का मतलब ये नहीं है कि आप उसको कमर्शियली यूज करें। आप अपने स्टाफ के लिए, एम्प्लॉयज के लिए इंटरनली यूज कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन आप पानी का यूज कर रहे हो बिजली पैदा करके उससे बिजनेस करने के लिए, तो वो नहीं चलेगा, वो एसेंशियल सप्लाई में नहीं आता। बाकी फिर अपन ने देखा था कि इसमें IRP का डिस्क्रिप्शन भी होता है, वो भी बीच में इन्वॉल्व हो सकता है। तो नॉर्मली तो ऐसा है कि जो एसेंशियल सप्लाईज का जो कॉस्ट होता है वो CIRP कॉस्ट में कंसिडर कर लिया जाता है। ये बात इस केस में आउटकम में बोली हुई है। अब CIRP कॉस्ट होता क्या है, उसकी डेफिनेशन है, और डेफिनेशन का रेफरेंस है सेक्शन 5 क्लॉज नंबर 13। आप लोग वो चैप्टर 14 वाली नोट्स लाए हो साथ में, एक बार वो निकालो, उससे जस्ट आपको इंटरप्रिटेशन करा देता हूँ और कुछ नहीं। उसमें ना पेज नंबर 27 देख लो। इस केस में इन्होंने बोला है कि एसेंशियल सप्लाईज के लिए पेमेंट्स रुकने नहीं चाहिए, ये बात हुई थी कि भाई आप CIRP में हो, डिफॉल्ट में हो, सब ठीक है, लेकिन एसेंशियल सप्लाईज का पेमेंट करते रहोगे तो आपके एसेंशियल सप्लाई बंद नहीं होंगे। आप पेमेंट करना बंद कर दोगे तो वो लोग राइटफुली बंद कर सकते हैं, तो ये बात की थी। अब बोला एसेंशियल सप्लाईज, ये वाटर का, इलेक्ट्रिसिटी का जो भी बिल है, इस केस में ऐसा बोला कि वो RP जो है ना उसको CIRP कॉस्ट का हिस्सा ही मान लेगा, उसको वैसे ही बना देगा। अब CIRP कॉस्ट होता क्या है, वो ये पेज 27 पे ना 10th नंबर का पॉइंट है, उसमें आपको दिखेगा है ना, वो है सेक्शन 5 का क्लॉज 13। उसमें आप C पॉइंट पढ़ो, any cost incurred by the resolution professional in running the business of the corporate debtor as a going concern। समझ आया, ये वही हो गया। तो उस रेफरेंस पे बता दिया कि CIRP कॉस्ट में इंक्लूड करने का पावर RP के पास इसीलिए है क्योंकि सेक्शन 5 क्लॉज 13 में वो बात लिखी हुई है कि बिजनेस को गोइंग कंसर्न की तरह चलते रहने के लिए जो भी खर्चे लगते हैं, जो भी कॉस्ट लगता है ना, वो RP के पास अथॉरिटी के उसको CIRP कॉस्ट का हिस्सा मान सकता है वैसा। बस ठीक है, वो रेफरेंस के लिए था। लास्ट में जो केसेस है ना एंड में, वो वापस वो सेक्शन 7 वाली स्टोरी पे घूम रहे हैं। तो एक बार आपको रीड आउट करके देखना है घर पे तो देख सकते हो, अभी अपने डिस्कस नहीं भी करे तो चलेगा। उसमें टर्म यूज किया और टर्म बता देता हूँ, पढ़ते टाइम डाउट आएगा। लोकस, पेज 52 पे जो केस है, उसमें ना NCLT के फाइंडिंग्स दे रखे हैं, उसमें टर्म यूज किया है कि वेदर द शेयर होल्डर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर हैज एनी लोकस इन सेक्शन 7 एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द फाइनेंशियल गाइड। लोकस का मतलब होता है आपकी कोई अथॉरिटी, कोई स्टैंडिंग, कोई पोजीशन है या नहीं। ये टर्म पढ़ा हुआ है अपन ने, लोकस स्टैंडिंग, में भी याद आ रहा हो, ये EET में भी था, और बाकी JJL में कहीं ना कहीं इन बिटवीन एक आध बार आया है। लोकस स्टैंडाई का मतलब है कि आपके पास लीगल एक्शन लेने का राइट है या नहीं, दैट इज कॉल्ड लोकस स्टैंडाई। या फिर आपकी उस केस में कोई अथॉरिटी है कि आप एक्शन ले सको, ये टर्म यूज होता है। तो वो लिख लो, उसके रेफरेंस में ही है, ये टर्म है, अथॉरिटी टू फाइल अ केस। जैसे बहुत बार होता है कि आप इसके ऊपर अपील करने नहीं जा सकते, NCLT ने जो डिसीजन दे दिया वो फाइनल है, तो बोलते हैं द पार्टीज डज नॉट हैव अ लोकल स्टैंड आफ्टर द डिसीजन ऑफ NCLT। मतलब अब NCLT में जाके केस फाइल करने का आपके पास पावर नहीं है, तो उसके लिए लैटिन टर्म ऐसे यूज होता है। लोकस वर्ड का मीनिंग ये है। बाकी केस की लैंग्वेज आपको रेफर करनी है तो करके रख सकते हो, कुछ नया मिले तो लेके आना, और क्या। ठीक है, तो केसेस भी आपके यहाँ पे कंप्लीट है, और कुछ इस चैप्टर में पेंडिंग था नहीं, तो इसके साथ आपका चैप्टर नंबर 15 यहाँ पे बैठा। रीडिंग के साथ कंप्लीट कर लो, कुछ पूछना हो, क्वेरी हो
तो बता सकते हो।